हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कंप्रीहेंशन पोएम कीपिंग क्वाइट की करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको पोएम को समझाने के लिए एक वीडियो भी दिया था जिसमें हमने पोएम के बारे में समझा था कि पोएम का कंटेंट क्या है। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम के कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स पोइट का नाम तो आपको याद होगा ही, पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले जो आपका कंप्रीहेंशन का फर्स्ट जो स्टेंजा है, यहाँ मैंने एक छोटा सा आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार टेक्स्ट बुक का यूज़ करना पसंद नहीं करते और धीरे धीरे आपकी एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है कि सब कुछ आपको विदाउट टेक्स्ट बुक मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट बुक इसके साथ यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक के साथ ही हम अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेंजा 1 शुरू होता है आपका नाउ वी से और ख़त्म होता है आर्म्स सो मच। यानी पहली जो 6 लाइनें हैं वो हमने स्टेंजा 1 में यहाँ पर इंक्लूड की हैं। एक बार मैं आपके लिए लाइनें पढ़ देता हूँ, आप भी ऐसे ही लाइनें पढ़ेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो जब भी कोई स्टेंजा आपके पास आएगा पोएम का, तो उसमें सबसे पहला जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेम द पोएम एंड द पोएट। आपने पोएम का नाम भी बताना है और पोएट का नाम भी बताना है। मेरी आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सजेशन है वो ये है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर सेंटेंसेस में लिखने की आदत डालिए, क्योंकि यही आदत आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। ये नहीं करना कि जस्ट आपने पोएम का नाम लिख दिया और पोएट का नाम लिख दिया, आपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा। क्योंकि जब आप कोशिश करना शुरू करेंगे अभी से, तभी आप जो है कामयाब होंगे। तो हम आंसर क्या बनाएंगे इसका? द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट। सिंगल कॉमास में डाला है मैंने। कीपिंग का के कैपिटल है, क्वाइट का क्यू कैपिटल है। एंड The name of the poet is Pablo Neruda। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, और आपको लिखने का जो तरीका है उसको 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो आपने पहचानना है और करना है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए है रखा है वो क्या है? नाउ वी विल काउंट टू 12। अब देखिए सेकंड वर्ड जो है आपका है वी, तो मैंने उसी पर क्वेश्चन बनाया आपके लिए। हु आर वी इन द पोएम? तो ये वी किसके लिए वर्ड यूज हुआ है ये बताना आपने। हु कौन, पर्सन, इन द पोएम, तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द पोएम, यानी पूरी मानव जाति के लिए, हम मनुष्यों के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। केवल 1, 2, 4, 5 के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, हर नेशनैलिटी से ऊपर, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हमारे लिए यूज हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12? पहली लाइन में ही है, एंड नाउ वी विल काउंट टू 12। तो क्यों, वाई, रीजन पूछता है, क्यों काउंट करें 12 तक? The poet asks us to count to 12 because we are starting to look within ourselves। हम अपने अंदर आत्मसात, अपने अंदर झांकना चाहते हैं, हम इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है, तो उस इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमें कुछ पल, हमें कुछ पल रुकना पड़ेगा, कुछ पल ठहरना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है कुछ पल रुकने के लिए हमें 12 काउंट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज?
लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मीनिंग मैंने सिंगल कोमा में लाइन डाली है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी। इसका मतलब क्या है, आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप कहते हैं मैं योगा कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन उस ध्यान लगाते लगाते भी आपका जो दिमाग है बहुत सारी बातें सोच रहा है। आपका दिमाग बात करता जा रहा है किसी दूसरे पर्सन से, अपने अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने उन थॉट्स को कंट्रोल करना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स, जिनमें हम भटकते रहते हैं, भटकते चले जाते हैं, एंड कंसंट्रेट ऑन आवर सेल्व्स, और हमें अपने आप पर कंसंट्रेट करना है, अपने आप पर कंसंट्रेट हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। एक्सप्लेन करना है हमें, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी इस स्टेंजा की लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट मीन्स टू से, क्या मीनिंग है इसका, वी शुड नॉट रश फॉर एनीथिंग। देखिए हम इंसानों के जीवन में क्या है, हम बहुत दौड़ते हैं काम के पीछे, हम भाग रहे हैं, एवरी टाइम वी आर रनिंग बिहाइंड द वर्क। मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं कि वी शुड नॉट रश फॉर एनीथिंग बट गिव ए पॉज फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए हमें रुकना है, पॉज करना है। एंड नो फिजिकल मूवमेंट्स बी मेड ड्यूरिंग इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन जब हम करेंगे तब हम मूव नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ना हाथ हिलाएंगे, ना बाजू हिलाएंगे, ना काउंटिंग करेंगे, ना किसी के बारे में सोचेंगे, ना किसी से मन ही मन में बात करेंगे, ना अपना कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी बिल्कुल शांत स्थिर विदाउट मूवमेंट हम रहेंगे। आगे चलते हैं, स्टेंजा 2। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, इट वुड से स्टार्ट हुआ, it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। तो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नेम द पोएम एंड द पोएट क्वेश्चन मैंने अब आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कहते हैं ना इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो पूछा व्हाट, कौन सा। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बार मैंने ये देखा है कि आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आया व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी एन एक्सोटिक मोमेंट, आपका आंसर होता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। यानी आपका आंसर ये नहीं बनता, आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट जो वर्ड है उससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि मुझे बताना क्या है। मैंने ये बताना है कि माइंड जब हमारा शांत होगा, फिजिकल मूवमेंट नहीं होंगी, हम रश नहीं कर रहे होंगे किसी के पीछे, तो उस शांति में जो आनंद होगा दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो ये बताना है हमें। तो आंसर कैसे बनेगा, ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हम ये क्वाइट वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे इंट्रोस्पेक्शन के साथ, कि हम कई बार कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन अब वास्तव में हमारा ध्यान नहीं लगा होता, ध्यान कहीं 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 जा रहा होता है। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन में हम बिल्कुल शांत स्थिर विदाउट मूवमेंट बैठते हैं। आवर माइंड विल बी काम, उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल एक शांत होगा। देयर विल बी नो फिजिकल मूवमेंट और रशिंग फॉर एक्टिविटीज़, हम दौड़ नहीं रहे होंगे, हम भाग नहीं रहे होंगे, हम बदहवास नहीं होंगे। अगर जब आप ऐसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे, दिस विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, परम आनंद का मोमेंट होगा, बहुत शांत का सुकून देने वाले वो जो है पल होंगे। वट विल बी आवर फीलिंग इन दिस एक्सोटिक मोमेंट, अब हमारी फीलिंग्स क्या होंगी इस मोमेंट के अंदर। आवर बॉडी एंड माइंड विल बी इन परफेक्ट हार्मनी। देखिए हमारा दिमाग और शरीर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं
जिनका परफेक्ट हार्मनी में होना बहुत ज़रूरी है। हार्मनी मीन्स दोनों में एक कंपोजिट चीज़ें होनी चाहिए कि माइंड कहे तो बॉडी जो है उसको स्वीकार करे। और हम क्या उस समय क्या होगा फिर जब दोनों चीज़ों में शांति होगी, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, तो वी विल फील यूनाइटेड। हमें दूसरों के साथ एक ऐसा अनुभव होगा कि वो हमारे ही अपने तो हैं। तो उस पल में हम दूसरों के साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम रश करना छोड़ देंगे, हम काम के पीछे भागना बंद कर देंगे, हम काम को बड़े लेजरली, बड़े आराम से करेंगे। बिल्कुल ऐसे आराम से करेंगे जैसे कि वो काम हमारा ही है और इस काम को हम लास्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये पल, ये बताना, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सोटिक मोमेंट के अंदर जब हम होंगे तब हम सभी लोगों के साथ एक आत्मीयता का भाव बनाएंगे, तभी आत्मीयता हम लोगों के बीच में आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, गला काट कंपटीशन के अंदर हम दूसरों से जेलसी की भावना रखते हैं। और जब जेलसी की भावना होती है तो हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे कंपटीटर हो जाते हैं, उन लोगों से हमारा कंपटीशन होता है। लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये कंपटीशन की भावना भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके समझने की जो है ज़रूरत है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पोएम में कीपिंग क्वाइट के अंदर क्या कहा गया है, और ये इंट्रोस्पेक्शन हमें कैसे फ़ायदा देने वाली है। आगे मूव करते हैं। स्टेंजा 3। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखिए, गला काट कंपटीशन में क्या होता है, हम सुबह 7 बजे काम पे लगे, रात को 12, 1, 2 बजे तक लगे, फिर सोए, फिर उठे, फिर दौड़े। मीन्स हमने अपनी नींद, अपना सब कुछ त्याग दिया, हम काम के पीछे भागते रहे। धीरे धीरे क्या होता है कि इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आती है, जेलसी हमारे अंदर होती है, तो हम दूसरे लोगों से सब दूर हो जाते हैं। और दूसरे तो छोड़िए, आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। और जब आप अपने आप से दूर हैं तो आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, अपनी ब्रेन का, अपने बॉडी के जो पार्ट्स उनका ध्यान नहीं रखते, तो उनमें वेयर एंड टेयर होता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर हम बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। तो उस रेफरेंस में देखिए क्या बहुत सुंदर लाइन है उस रेफरेंस में, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यानी सब पीस होगी, सब अपना बॉडी का भी केयर करेंगे। तो क्वेश्चन बना, व्हाट वुड द फिशरमैन डू आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन। अब फिशरमैन क्या करेगा जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो शिकार करना छोड़ देगा। फिशरमैन वुड नॉट किल वेल्स, वेल मछली है। दे विल बी सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट कंडीशन। कहते ठीक है, मेरे पास बहुत है, ये नहीं मैं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, इतनी और पकड़ लेते हैं, एक दिन और लगा लेते हैं समुंदर के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो दे विल बी सेटिस्फाइड, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो अराइज होगी। दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट वुड द सॉल्ट गैदरिंग पर्सन डू। जो सॉल्ट गैदरिंग पर्सन, जो लास्ट 2 लाइन इस स्टेंजा की है, वो क्या करेगा, द मैन हु गैदर सॉल्ट विल फाइंड टाइम, अब उसको टाइम मिलेगा, टू लुक हिज हर्ट हैंड्स। जो उसके हाथों को नुकसान हुआ है, जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ जो है बुरी तरह से, आप ये कह लीजिए कि उनकी स्किन जो है वो गलना शुरू हो जाती है। और वो लोग फिर क्या करेंगे, अपने हाथों को पे ध्यान देंगे, एंड विल टेक केयर ऑफ हिज बॉडी, और अपने शरीर का, हाथों का वो ध्यान देने लगेंगे। क्योंकि उनके हाथ और पैर हमेशा नमकीन पानी के बीच में होते हैं, तो उन्हें भी जो है मौका मिलेगा कि अपनी बॉडी को वो देखें और उससे वो समझें। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors,
would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए धीरे धीरे आप मॉडर्न वर्ल्ड की जो सबसे लास्ट जो भावना है ना, वो है डिस्ट्रक्शन की। उस डिस्ट्रक्शन की भावना का इससे बेटर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। जहाँ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स की जब बात पोइट ने लिखी है, तो दैट मीन्स कि उस विक्ट्री को कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं होगा। और लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे, इसी स्टैंजा के अंत तक आते आते, कि हम ये छोड़कर, हम युद्ध की भावना को छोड़कर भाईचारा, पीस और हार्मनी की भावना लोगों के साथ रखेंगे। ये इसका मीनिंग है स्टैंजा का। क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन वॉर्स इन द पोएम। अब देखिए आपको बहुत सी बातें समझनी है, बहुत सी बातों पे आपने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने, आपको देखेंगे कि मैंने बुलेट्स भी बनाए हुए हैं इसमें आपने अपने काम की चीज़ें जो है वो ध्यान दे लेनी है, अपने काम की चीज़ों को आपने ध्यान देना है। ग्रीन वॉर्स जो इसमें यूज़ हुआ है उसका मीनिंग क्या है। हेयर द पोएट वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स अबाउट वायलेंस इन देयर ब्रेन्स। देखिए हिंसा सबसे पहले ब्रेन के अंदर आती है, हिंसा ब्रेन से शुरू होती है। तो पोएट यहाँ पर ग्रीन वॉर्स, फ्रेश वॉर के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है। दिस वायलेंस कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ईगो और रेस्टलेसनेस। बहुत बार हमें खींच भी होती है, हम खींच जब होती है, रेस्टलेसनेस जब होती है, तो हम बहुत से ऐसे डिसीजन लेते हैं जो अच्छे नहीं होते। हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, रादर मैं कहूँगा हम इम्पल्सिव भी हो जाते हैं। सो दे आर रेडी टू मेक वॉर्स विद अदर पीपल और कंट्रीज़ के साथ वो युद्ध करने को तैयार होते हैं। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ वॉर मेंशन्ड हियर। अब वॉर के कौन कौन से तरीके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। दूसरी लाइन देखिए, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। यानी द डिफरेंट वेज ऑफ वॉर मेंशन्ड आर वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस हैं। वॉर्स विद मिसाइल्स, तो जितने भी फायरिंग वेपन्स हैं उनके साथ युद्ध करना। और आजकल तो आप केमिकल वेपन की भी जब हम बात करते हैं, तो आजकल जो आप कोरोना है, ये भी वॉर का एक तरीका है। वो कैसे फैला वो हमारा अभी काम नहीं है सोचने का, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आज ऐसे केमिकल वेपन्स भी हैं जो वेपन्स पूरी मानवता को बीमार कर सकते हैं। तो द डिफरेंट वेज ऑफ वॉर मेंशन्ड आर wars with poisonous gases, wars with missiles and other firing weapons. What does the line victory with no survivors mean? अभी मैं आपको बता के ही हटाऊं कि मॉडर्न जो वॉर होंगे, अगर मॉडर्न वॉर जब हो जाएंगे, अगर आज के दिन युद्ध छिड़ता है, जब ये खत्म होगा युद्ध, तो आप ये मान के चलिए देयर विल बी नो ह्यूमन बीइंग टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। कोई जीवित नहीं बचेगा, कोई जो बचेगा तो वो अपने आप को ये कहेगा कि काश मैं ना बचा होता। क्योंकि इतने परमाणु बम, इतने केमिकल बम, इतने हमारे पास विध्वंस के हथियार हैं कि वो पूरी मानवता के लिए एक खतरा है, वो ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी अगर विक्ट्री किसी की होती भी है उस युद्ध के बाद, तो कोई उसको एंजॉय करने वाला, उसको सेलिब्रेट करने वाला नहीं होगा। हाउ कैन मैन कम आउट ऑफ देयर वायलेंट एटीट्यूड। अब देखिए जो ये रेस्टलेसनेस, जो ये ईगो प्रॉब्लम, जो ये वायलेंट एटीट्यूड, वायलेंट बिहेवियर है, इससे कैसे बाहर आया जाएगा। कोई ना कोई एक तरीका तो होगा ना जिससे हम बाहर निकलेंगे उससे। तो क्या है तरीका, आंसर में देखते हैं। मैन कैन कम आउट ऑफ देयर वायलेंट एटीट्यूड व्हेन दे गिव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। यानी जब वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम देंगे तब वो बाहर आ सकते हैं। एंड रिमेन स्टिल फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम वो कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ
अपने अंदर ध्यान देंगे, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी भावनाओं को पहचानेंगे और उन्हें जो है करेक्ट करेंगे। दैट एक्सोटिक मोमेंट विल एनलाइटन देयर सोल। तब उनकी आत्मा जागृत होगी, वो एनलाइटन होगी टू बी फ्रेंडली विद फेलो ह्यूमन बींग्स। और क्या कहेगी वो आत्मा कि हमें अपने जो दोस्त हैं, जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, उनसे दोस्ती का व्यवहार करना है। एंड सो दे विल कम आउट ऑफ देयर वायलेंट एटीट्यूड। और धीरे धीरे करके वो अपने उस एटीट्यूड से, उससे बाहर आ जाएंगे। स्टेंजा 5। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखिए जैसे जैसे हम एंड की ओर बढ़ते जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा हमारे लिए। तो व्हाट से शुरू होके और विद डेथ तक हमारा जो है ये स्टेंजा मैंने आपके क्वेश्चंस के लिए सिलेक्ट किया है। व्हाट डज द पोएट नॉट वांट अस टू बी कंफ्यूज्ड विथ। पहली चीज पहली लाइन में ही है, आई वांट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। और क्यों, एंड वाई, कंफ्यूज्ड विद एंड वाई। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन पे सोचना, विचार करना, केवल एज इट इज आप अगर लाइनें लिख के आते हैं तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। मैं यही बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन एक बार फिर दे रहा हूं आपको। द पोएट डज नॉट वांट अस टू बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हम ये नहीं समझें कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और टोटल इनएक्टिविटी एक ही चीज है। दोनों एक चीज नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन दोनों एक नहीं है। पोएट ये कहता है आपको कि प्लीज कंफ्यूज ना हो कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और टोटल इनएक्टिविटी एक है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आगे देखिए नेक्स्ट बुलेट में। इन टोटल इनएक्टिविटी वी डू नथिंग और वी कैन से दैट वी आर लेजी इनफ टू डू नथिंग। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हमारा दिमाग फालतू के कामों में चलता रहता है। हमारा शरीर कुछ नहीं कर रहा है, हमारे हाथ पैर शांत हैं, सिर्फ हमारा दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है। और वो सोच क्या है, वो जिस तरह की परिस्थिति हमारे आगे है वो वैसा सोच रहा है। उसमें वायलेंस भी हो सकता है, उसमें रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। बट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स वी लुक विद इन आवर सेल्व्स। हम अपने अंदर झांक के देखते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर इन रियल टर्म्स। कि प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के नियम क्या हैं? पीस, शांति, लव, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो ये प्रकृति के रियल मीनिंग है। हम आंखों से प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, उसको निहारते हैं, प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, हम उसे देखकर खुश होते हैं। ये प्रकृति के जो लॉज हैं रियल टर्म्स के अंदर। और हम दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, हमें उसको देखकर ये होता है कि बस ये तो मेरे आगे आए ही ना। कई लोगों से तो हम इतना एलर्जी होती है कि हम उसके सामने ही नहीं आना चाहते। हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, हम बहुत नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रकृति के नियमों को अपने अंदर आत्मसात करने जा रहे हैं, तभी हम आगे निकलेंगे। आगे चलते हैं। स्टेंजा 5 में सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज द पोएट डिफाइंड लाइफ इन दिस स्टेंजा। उसने लाइफ को कैसे डिफाइन किया इस स्टेंजा के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है आपका। क्या कहते हैं पोएट? लाइफ मूव्स ऑन कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली। जीवन कभी ठहरता नहीं है। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना तब ठहरा है, जब आप टोटल इनएक्टिव है तब भी नहीं ठहरता है। लाइफ तो मूव करती है। एंड वी हैव टू कीप इट मूविंग बाय डूइंग एक्टिविटीज।
और हमें एक्टिविटी करते हुए मूव भी करना है। इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मेक्स अस डेड। हमें इसे रोकना नहीं है। एंड द पोएट डज नॉट वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज विद डेथ। कवि कहते हैं हमें डेथ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और ही डज नॉट वांट टू हैव नो डीलिंग्स विद डेथ। रादर हमें क्या करना है, हमें सिंगल माइंड होकर चलना है। हमें अपनी एक्टिविटी प्लान करनी है, हमें उसी ढंग से काम करना है। आगे चलते हैं। वट डज द लाइन मीन इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड हेयर। यहां पर इस लाइन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इफ वी मूव ऑन एंडलेसली, हम लगातार चलते जाएं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर कैपेबिलिटीज। वहां पर हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम प्लान नहीं करते, हम तो सिर्फ काम करते जा रहे हैं। सो वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ विद पॉजेज। हमें रुकना है, ठहरना है, प्लान करना है, अपना ध्यान लगाना है और नई एनर्जी के साथ काम पे आगे जाना है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। हम अपने आप को कैसे समझ पाएंगे? सम टाइम दें हम अपने आप को टू आवर सेल्व्स फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हम बैठें, विचार करें, हम ध्यान लगाएं, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करें, देन हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टैंजा 6 लास्ट की लाइनें हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहां तक है ये। तो व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस। अब अर्थ देखिए हमें क्या लेसन टीच करती है। द अर्थ टीचेस अस दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ। When the time comes, life sprouts out from beneath this stillness with fresh energy and beautiful colors. और देखिए लाइन 3 है, जीवन का सार, जीवन का तत्व छिपा हुआ है। कहते हैं विंटर के अंदर, जो इन लाइंस का मीनिंग है कि ये जो स्टिलनेस है, जो शांति है, जो ठहर गया सब कुछ, वो डेथ का साइन नहीं है। जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो लाइफ उसके अंदर से फिर वापस बाहर आ जाएगी, लेकिन वो वैसी नहीं होगी। उसमें फ्रेश एनर्जी होगी और ब्यूटीफुल कलर्स होंगे। When does everything seem dead? कब लगता है कि सब कुछ स्टिलनेस है, डेड है? Everything seems dead in winter. When does everything proves to be alive? Everything proves to be alive in spring season. अब कुछ मैंने क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से लिए हैं, जो उसमें नीचे ही लिखे हुए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। What will count up to 12 and keeping still help us achieve? यानी ये काउंटिंग और इंट्रोस्पेक्शन और ये स्टिलनेस हमें क्या प्राप्त करवाता है, ये पूरा पोएम में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडिया क्या है कन्वे करने का कि हमें रश नहीं करना, लाइफ में भागना, मतलब बदहवास नहीं दौड़ना है। रादर स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर ए फ्यू मोमेंट्स एंड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इट विल हेल्प अस इन स्टार्टिंग अ फ्रेश। और क्या हेल्प मिलेगी हमें? हम एक नए सिरे से बिल्कुल तरोताज़ा होकर एनर्जी के साथ अपने काम को पूरा करेंगे और विद बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स करेंगे। यानी हंसी खुशी हम उस काम को पूरा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? आपको लगता है ऐसा है? तो नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। ही ओनली सेज दैट वी शुड नॉट रश इन आवर लाइफ। हमें दौड़ना नहीं है। वी शुड डू सम इंट्रोस्पेक्शन एंड रिजेनरेट आवर एनर्जी। हमें अपनी उस एनर्जी को इकट्ठा करना है, रिजुविनेट करना है उसको हमें, और उसको करके और हमने एक फ्लो बनाना है एनर्जी का। यानी हम इस काम में डाल दें, इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, हम 50 जगह पैर उलझा के रखे हुए हों। नो, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमारा माइंड, हमारी बॉडी एक होगी, और जब एक होगी तो हमारी सारी एनर्जी इकट्ठी होकर चैनलाइज होकर जो है चलेगी। वट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? सैडनेस क्या है? मैन हैज़ नो टाइम टू स्टॉप फॉर ए मोमेंट। उसके पास रुकने का समय नहीं है। और दिस मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ मेड हिम रेस्टलेस।
आउट ऑफ दिस रेस्टलेसनेस एमर्जेस इज सैडनेस। हमारी उदासी क्या है? हमारी उदासी हमारी बेचैनी से आती है। बेचैनी क्यों होती है? हम काम पूरा नहीं कर पाते, हम टाइम पर डिलीवरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम 50 जगह पर हमने उलझाया हुआ है। हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, हमने कभी अपने आप को इकट्ठा नहीं किया, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया, हम लगातार चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये सैडनेस एमर्ज होती है। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, वी हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन, देन वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स फॉर बेटर एंड विल गेट हैप्पीनेस। तभी हमें खुशी मिलेगी, तभी हम अच्छा काम करेंगे, तभी हमारे रिजल्ट फ्रूटफुल होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस? यानी उस शांति के अंदर लाइफ है, कौन सा उसने ऐसा नेचर का ऑब्जेक्ट यूज किया? द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ टू इन्वोक दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। क्या कहा पोएट ने? विंटर में एवरीथिंग कैसे लगती है? लाइफलेस, जैसे डेड हो गई भाई, खत्म। लेकिन जब स्प्रिंग आती है तो सारी की सारी लाइफ पूरी यौवन के साथ उभर कर आती है। और ये केवल जीवित नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी और नए कलर उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे अब। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।